आज हम मॉड्यूल बी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक नहीं, एक्चुअल में दो चैप्टर्स कवर करेंगे। वन इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड दूसरा है एनबीएफसी से रिलेटेड, एमएफआई से रिलेटेड, एनबीएफ से रिलेटेड जो चैप्टर है मॉड्यूल बी से उनको कवर करने वाले। दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो पे देखने को मिलने वाले हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के 3 पार्ट रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप सभी वीडियोस को गो थ्रू करें। एंड अगर आपने मॉड्यूल बी की पिछली वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया या आईईआईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम की वीडियोस क्वेश्चंस को गो थ्रू नहीं किया, उनकी पीडीएफ भी आपको चाहिए, तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। लिंक आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा, जो कि अवेलेबल है एट द https://iibf.info/app के ऊपर। और अगर आप iOS यूजर हैं, मेक श्योर टू यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT, राइट। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। And the question number one, it's related to finance to MFI's co-lending arrangement with the NBFCs. A commercial bank managed by Virat Kohli is entering into co-lending model. तो एक कमर्शियल बैंक है जो कि विराट कोहली के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। अब उस केस में क्या है कि बेसिकली दैट इज एंटरिंग इनटू co-lending model agreement with NBFC to maintain stringent control over the credit quality of assets being added to its portfolio, which specific provision in the master agreement would provide the bank with the highest degree of control over individual loan selection। देखो, अब को लेंडिंग मॉडल में क्या होता है कि जो कस्टमर होगा वो रहेगा एनबीएफसी से रिलेटेड एंड फर्दर जो पैसा होगा वो प्रोपोर्शनेटली शेयर किया जाएगा एनबीएफसी के द्वारा एंड फर्दर बैंक के द्वारा। एंड जिस प्रोपोर्शन में शेयर होता है उसी प्रोपोर्शन में बेनिफिट्स भी आपस में डिवाइड होते हैं। दैट्स अ को लेंडिंग मॉडल। अब सिलेक्शन का जो पार्ट होगा कि किस में प्रोपोर्शन बैंक का जाएगा नहीं जाएगा, वो डिसीजन रहता है इंडिविजुअल बैंक का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जो मास्टर एग्रीमेंट होगा उसमें ऐसी कौन सी क्लोज ऐड करेंगे कि बैंक जो कि मैनेज किया जा रहा है विराट कोहली के द्वारा, उनका हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल रहेगा इंडिविजुअल लोन की सिलेक्शन को लेकर के, राइट। सो को लेंडिंग अग्रीमेंट जो होता है, लेट्स से वो एक कमर्शियल बैंक एनबीएफसी के बीच में होता है। एंड जो डिग्री ऑफ कंट्रोल बैंक का रहेगा ओवर द लोन ओरिजिनेशन एंड क्रेडिट क्वालिटी, वो डिपेंड करता है कि मास्टर एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है। तो स्पेसिफिक प्रोविजन जो कंट्रोल देगी दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू बैंक्स राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल। क्या कहते हैं उसको? राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल कहते हैं, या हम उसे प्रायर अप्रूवल क्लोज कहते हैं। सो सिंपली वी से इट टू बी द प्रायर अप्रूवल क्लोज, राइट। प्रायर अप्रूवल क्लोज कहते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम नॉर्मल को लेंडिंग फ्लो की बात करें तो एनबीएफसी लोन को ओरिजिनेट करती है एंड बैंक टिपिकली बेसिकली शेयर ऑफ लोन पोर्टफोलियो को ऐड कर देता है। लेट्स से इसने 80% बैंक ने लेंडिंग करा एंड वहां पर एक म्यूचुअल अग्रीड क्रेडिट पैरामीटर होंगे। अब जब कोई अप्रूवल क्लोज नहीं है तो बैंक का लिमिटेड से होएगा हर एक इंडिविजुअल लोन में, जब तक बेसिकली पॉलिसी से मीटअप आप कर रहे हो, राइट। एंड अगर आपके पास फर्स्ट रिफ्यूजल क्लोज है यानी कि राइट टू रिजेक्ट है, तो ये क्लोज अलाउ करती है बैंक को कि बैंक इंडिपेंडेंटली हर एक लोन जो कि ओरिजिनेट किया गया एनबीएफसी के द्वारा, उससे पहले कि वो को लेंडिंग पूल में आए, तो बैंक उससे पहले उसको इंडिपेंडेंटली असेस कर सकता है। तो बैंक ऐसे लोन को केस बाय केस बेसिस के ऊपर एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन ही रहेगी कि हर एक लोन उन्होंने अग्रीड क्राइटेरिया के हिसाब से अपने सीएलएम पूल में ऐड करना ही करना है। तो बेसिकली ये चीज एंश्योर करती है कि स्ट्रिंजेंट क्रेडिट क्वालिटी कंट्रोल रहेगा बैंक के पास हमेशा, और बैंक का जो पोर्टफोलियो रहेगा वो वीक एसेट से हमेशा प्रूफ रहेगा, यानी कि उससे बचा रहेगा। इवन अगर टेक्निकल चीजें मीट अप हो भी रही है पॉलिसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो भी अगर बैंक केस टू केस किसी चीज को रिजेक्ट करना चाहता है तो बैंक के पास वो राइट रहेगा। दैट इज अ बैंक्स राइट टू प्रायर अप्रूवल, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक कैन अग्री टू मैंडेटरली टेक 50% शेयर ऑफ ऑल द लोन्स। देखो, और जो पर्टिकुलर पार्ट आपके पास रहता है कि बैंक 50% शेयर ऑफ ऑल लोन्स ओरिजिनेटेड बाय द एनबीएफसी विद द पावर टू कंडक्ट क्वार्टरली ऑडिट। जो ऑडिट है वो एक ओवरसाइट प्रोवाइड करती है, राइट। लेकिन आपको ये अलाउ नहीं करती कि आप इंडिविजुअल लोन को पहले ही रिजेक्ट कर पाओ। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, द बैंक कैन रिटेन द डिस्क्रिशन टू कंडक्ट इट्स ओन ड्यू डिलिजेंस and reject specific loans originated by the NBFC before accepting them into the books. Option B is absolutely correct. And इस ऑप्शन का पर्टिकुलर नेम जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। व्हाट इज इट्स नेम? इट इज बैंक्स राइट टू प्रायर अप्रूवल, राइट। राइट टू प्रायर अप्रूवल, या फिर इसको हम कहते हैं राइट टू रिजेक्ट। ये अगर क्लोज आपकी मास्टर अग्रीमेंट में है तो बैंक को अधिकार रहेगा, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट सेज
Rohit Sharma, a farmer, applies for a Kisan credit card for the first time. He cultivates a single crop on his land. वो single crop को cultivate करते हैं अपने land के ऊपर with a scale of finance set at rupees 80,000 per hectare for an area of 2 hectare. तो स्केल ऑफ फाइनेंस जो है जिसकी रोहित शर्मा खेती कर रहे हैं वो है 80,000 रुपीज पर हेक्टेयर और वो 2 हेक्टेयर की खेती कर रहे हैं। अब अगर हम स्टैंडर्ड केसीसी गाइडेंस को इस्तेमाल करें फॉर द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म लिमिट फॉर द फर्स्ट ईयर, which calculation most accurately reflects his total eligible limit? तो टोटल एलिजिबल लिमिट हमें किस चीज से पता लगेगी? देखो, सबसे पहली चीज है कि रोहित शर्मा जी जो हैं यहां पर हैं हमारे पास फार्मर, राइट, जो 2 हेक्टेयर की कर रहे हैं खेती और पर हेक्टेयर जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो है 80,000 रुपीज। सो 80,000 इंटू 2 के हिसाब से हो गया 1,60,000 रुपीज का आपके पास क्या हो गया बेसिकली अमाउंट बन गया एरिया कल्टीवेशन के हिसाब से, ये बेस क्रॉप लोन के हिसाब से है। अब 10% आप ऐड करोगे, 10% आप ऐड किस तरफ करोगे टुवर्ड द पोस्ट हार्वेस्ट या कंजम्पशन नीड्स जो हम कहते हैं, जो कंजम्पशन नीड्स हैं या जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट नीड कहते हैं, राइट, उसी तरफ ऐड करोगे। तो 1,60,000 का अगर हम 10% कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है 16,000, राइट। एंड फॉर द 20% ऐड करेंगे टुवर्ड द फार्म मेंटेनेंस, फार्म मेंटेनेंस की तरफ ऐड करेंगे या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की तरफ ऐड करेंगे। अभी 20% ना इसका नहीं कैलकुलेट करना, नो नॉट रिलेटेड टू दिस वन। ये 20% आपने कैलकुलेट करना होता है स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से। सो 1,60,000 का ही 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाता है 32,000। तो तीनों को ऐड अप कर दो, ये बन गया 1, ये 2 एंड ये 3। सो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू व्हाट? 2,08,000। क्या बन जाएगा? 2,08,000 रुपए की एलिजिबल अमाउंट बन जाएगी फॉर द फर्स्ट वेरी ईयर। अभी जो कैलकुलेशन है ये किसके हिसाब से है? आरबीआई नाबार्ड का जो स्टैंडर्ड केसीसी मॉडल स्कीम है उसके हिसाब से है, राइट। सो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस इट सेज 1,60,000 नो, 1,76,000 नो, 2,08,000 एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज एक्चुअल द करेक्ट आंसर, राइट। तो ध्यान रखेंगे कंपोनेंट्स का, एक कंपोनेंट ऐड होता है कंजम्पशन नीड्स पोस्ट हार्वेस्ट का, दूसरा होता है आपका जो फार्म मेंटेनेंस की नीड्स है, फार्म मेंटेनेंस की नीड्स या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कुछ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, राइट। तो ध्यान रखना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से ऐड कर देंगे। क्लियर है जी? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3। So a bank is evaluating its exposure to two different NBFCs. The first is standard NBFC and the second is an NBFC that predominantly lends against gold jewelry. With such loans comprising 60% of its financial assets, what are the maximum exposure limits for a single NBFC in each of these cases as a percentage of the bank's capital? तो मैक्सिमम एक्सपोजर कितना हो सकता है? एक तो सिंपल आपकी स्टैंडर्ड एनबीएफसी है, दूसरी आपकी है जो गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन दे रही है वो उसके केस में है। अगर हम स्टैंडर्ड एनबीएफसी की बात करें यानी कि नॉर्मल एक्सपोजर की बात करें तो सिंगल एनबीएफसी के लिए जो बैंक का टोटल एक्सपोजर है वो 15% का हो सकता है। कितना? 15% ऑफ द बैंक्स टीयर 1 कैपिटल। सो इफ इट्स द केस ऑफ द standard NBFC, right? And here we're talking about the single, तो 15% ऑफ एलिजिबल टीयर 1 कैपिटल, जो बैंक की टीयर 1 कैपिटल है उसका 15% हो सकता है एक्सपोजर, राइट। पहले ये 10% होता था, बाद में इसको बेसिकली 15% कर दिया गया, राइट। इसको बाद में क्या कर दिया गया? 15% कर दिया गया। लेकिन अप्रैल 2025 के हिसाब से दिस इज नाउ 20%। ये कितना अब? 20% है। ध्यान रखेंगे इस चीज का, यानी कि सिंगल आप अगर एंटिटी की बात कर रहे हो, लार्जली गोल्ड लोन कंपनी को छोड़ दो, बाकियों के लिए जो एक्सपोजर है वो 20% है टीयर 1 कैपिटल का, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड एनबीएफसी, गोल्ड एनबीएफसी मतलब जिसका पोर्टफोलियो जो है वो गोल्ड से रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड वो लोन कर रहे हैं,
अब उसके केस में क्या परसेंटेज है? इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट इज द परसेंटेज? इट इज 7.5%। ठीक है जी। तो गोल्ड वाले के केस में जो आपका सिंगल एंटिटी से रिलेटेड है, मैक्सिमम एक्सपोजर 7.5% ऑफ द बैंक्स, ये भी बैंक का है, बैंक्स टियर 1 कैपिटल। क्लियर है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आइदर बी, नो, ऑप्शन इट इज सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन ये जो टियर 1 कैपिटल का कंपोनेंट लिया गया है यहाँ पे, ये टियर 1 का ही कंपोनेंट रहता है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। दिस इज जस्ट एंड जस्ट रिलेटेड टू द टियर 1 कैपिटल, या फिर जो एलिजिबल बैंक कैपिटल होती है उसके हिसाब से होता है। टियर 1 कैपिटल या फिर जो एलिजिबल बैंक कैपिटल होती है उसके हिसाब से होता है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन सी कि पोटेंशियल सीलिंग जो है बैंक का एक्सपोजर सिंगल एनबीएफसी के ऊपर जो रहेगा 20% होता है सिंगल टियर 1 कैपिटल का। एंड एनबीएफसी जो कि एंगेज्ड है इन लेंडिंग अगेंस्ट द गोल्ड, 50% या उससे ज्यादा के फाइनेंशियल एसेट गोल्ड से रिलेटेड है, वहां पर एक्सपोजर जो रहेगा वो टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल, वहां पर टियर 1 प्लस टियर 2 दोनों एलिजिबल रहते हैं, राइट। तो वहां पर आंसर रहेगा अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करता हूं, राइट, द सम इंश्योर्ड, the sum insured for a crop is determined, right? In a scenario where the scale of finance decided by the district level technical committee for a crop is rupees 60,000 per hectare, but the value derived by multiplying the notional threshold yield with the minimum support price is rupees 55,000, what would be the sum insured for a farmer ensuring that crop? तो सम इंश्योर्ड कितना होगा फॉर फार्मर जो उस तरह की क्रॉप को इंश्योर कर रहा है? तो देखो, पीएमएफबीवाई के अंदर यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रूल क्या है? जो रूल है वो ये कहता है कि जो सम इंश्योर्ड रहेगा पर हेक्टेयर का, वो स्केल ऑफ फाइनेंस जो फिक्स किया जाता है डीएलटीसी के द्वारा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा, वहां से लिया जाता है। या फिर जो वैल्यू ऑफ क्रॉप आप कैलकुलेट करते हो, थ्रेशोल्ड यील्ड इनटू एमएसपी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी इसमें से लोअर होगा उसके हिसाब से होगा। यानी कि आप अगर सम इंश्योर्ड की बात करो, सम इंश्योर्ड की बात करो, तो जो स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने, यहाँ तो वो होगा, और इट इज इक्वल टू व्हाट, और इट इज इक्वल टू जो थ्रेशोल्ड यील्ड है, व्हाटसोएवर द थ्रेशोल्ड यील्ड इनटू एमएसपी। ठीक है, इन दोनों में से जो भी चीज लोअर होगी वो बेसिकली सम इंश्योर्ड रहेगा। अब अगर मैं इस केस के हिसाब से समझूं, तो जो स्केल ऑफ फाइनेंस है जो टेक्निकल कमेटी ने फिक्स किया है, वो कितना फिक्स किया है? 80,000 रुपीज का। ठीक है जी। और जो थ्रेशोल्ड यील्ड है वो कितनी है? दैट्स बेसिकली थ्रेशोल्ड यील्ड इनटू एमएसपी कितना दिया गया है? इट इज बेसिकली फिक्स टू बी व्हाट? In a scenario where the scale of finance, where the scale of finance decided by the district level top committee of the is 60,000 rupees per hectare. यहाँ पर 60,000, not 80,000. It is 60,000. It is 60,000, right? But the value derived by multiplying the notional threshold with yield is basically 55,000. और threshold के हिसाब से ये 55,000 है। तो इनमें से लोअर कौन सा है? 55,000 वाला, यानी कि ये वाला सिलेक्ट करें। We will go with the 55,000 over here, right? तो आंसर उसके अकॉर्डिंग ही हमें कैलकुलेट करना होता है, राइट। तो पीएमएफबीवाई की जो गाइडलाइंस है वो ये स्टेट करती हैं कि जो सम इंश्योर्ड होगा वुड बी इक्वल टू द स्केल ऑफ फाइनेंस। ठीक है, हाउएवर इट कैन बी हायर अप टू द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड यील्ड। ठीक है, एट द फार्मर्स ऑप्शन, वो फार्मर के ऑप्शन ऊपर है। तो अगर आपके पास जो थ्रेशोल्ड यील्ड है, ठीक है, वो बेसिकली लेसर है, तो इस केस में लेसर वाले को पिक करते हैं हम। किसको पिक करते हैं? लेसर वाले को हम पिक कर लेते हैं। जनरल रूल तो यही कहता है, राइट। बट अपडेशन है इसमें, किस चीज का अपडेशन है? कि 2025 में जो रिवाइज गाइडलाइंस थी उसमें ये कहा गया था कि सम इंश्योर्ड पर हेक्टेयर जो रहेगा फॉर बोथ द लोनी एंड नॉन लोनी फार्मर्स, वो सेम रहेगा, इक्वल टू रहेगा किसके? स्केल ऑफ फाइनेंस के इक्वल रहेगा, जो कि फिक्स किया जा रहा है डीएलटीसी के द्वारा, राइट। सो लेकिन जो आपका सम इंश्योर्ड रहेगा डेट कैन नॉट बी लोअर देन, कैन नॉट बी लोअर देन द स्केल ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। तो नई गाइडलाइन के हिसाब से कैन नॉट बी लोअर देन स्केल ऑफ फाइनेंस, ये रूल अपडेटेड रूल है,
तो अकॉर्डिंगली दैट वी टॉक अबाउट, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो मिनिमम 60,000 का रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा पर्टिकुलरली कि आपके पास हायर अब सिलेक्ट होता है, लोअर अब सिलेक्ट नहीं होता है। दिस लाइन इज नाउ नॉट इन प्लेस। अब हम काउंट करते हैं जो हायर वैल्यू रहती है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज a commercial bank is approached by NBFC for various credit facilities. As per the RBI guidelines, on activities not eligible for bank credit, on activities not eligible for bank credit, which of the following financing proposals could the bank approve without violating the regulations? Right? कौन सी फाइनेंसिंग प्रपोजल जो है वो बैंक अप्रूव कर सकता है बिना रेगुलेशंस को वायलेट किए हुए? सो क्वेश्चन जो है डेट इज क्वाइट सिंपल ओवर हियर। इट पर्टिकुलरली सेज कि कमर्शियल बैंक जो है, ठीक है, वो अप्रोच किया गया है एक एनबीएफसी के द्वारा कि उसको अलग अलग तरह की जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो दी जाएं। दैट इज पर्टिकुलरली बीइंग आस्क्ड, ये चीज कही गई है एंड कौन सी चीज वायलेट नहीं करती उसके बारे में नहीं बताना। अब मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, वो एक्टिविटीज जिसमें बेसिकली आप बैंक क्रेडिट नहीं दे सकते एनबीएफसी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बिल डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग के लिए नहीं दे सकते हो एक्सेप्ट द केस ऑफ जेन्युइन ट्रेड बिल्स ऑफ एनबीएफसी एंगेज्ड इन इट्स हायर परचेज एग्रीमेंट, राइट? उसके अलावा आप बिल डिस्काउंटिंग के लिए रीडिस्काउंटिंग के लिए लोन नहीं दे सकते। फिर आप शेयर्स की इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स की इन्वेस्टमेंट फॉर द अदर कंपनीज, उसके लिए पैसा नहीं दे सकते। फिर आप इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, डिपॉजिट्स के लिए एनबीएफसी को पैसा नहीं दे सकते। एंड आल्सो इसके अलावा जो फाइनेंसिंग एनबीएफसीज हैं, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली फंड्स का इस्तेमाल का कैपिटल मार्केट ऑपरेशन में लगाना है, लाइक आईपीओ में, फाइनेंसिंग में, स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज में, उनको पैसा नहीं दे सकते। इसके अलावा रियल एस्टेट बिजनेस रिलेटेड नहीं दे सकते, या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस के लिए आप पैसा नहीं दे सकते। तो ऑन लेंडिंग पर्पस फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर, उसके लिए पैसा दे सकते हो। व्हीकल फाइनेंस, इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए पैसा दे सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए भी परमिटेड है। एंड फर्दर एनपीएफसी एमएफआई को अगर आप लेंडिंग करते हो, ऑन लेंडिंग टू माइक्रो फाइनेंस बोरोअर्स, आरबीआई के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो भी अलाउड है, ठीक है। तो लोन टू एनबीएफसी फॉर मेकिंग अनसिक्योर्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इनटू कंपनीज, तो डेफिनेटली बेसिकली ये अलाउड है क्या? ऑप्शन ए अगर बात करें, इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए, ठीक है, तो अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं एनबीएफसी स्पेशली टू द ग्रुप और एक्सप्लिसिटली लिस्टेड कि ये अलाउड ही नहीं है बैंक क्रेडिट के लिए, तो ये तो अलाउड नहीं है। अ टर्म लोन टू एनबीएफसी फाइनेंस इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स, नो। नई कंपनी के डिबेंचर्स के लिए, बॉन्ड्स के लिए पैसा नहीं दे सकते, नॉट अलाउड। शेयर्स के लिए पैसा नहीं दे सकते। A facility to rediscount bills that were originally discounted by NBFC arising from the three wheeler, तो जेन्युइन जो आपकी बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। उनके लिए दे सकते हो अगर आपके पास जेन्युइन ट्रांजैक्शंस है, राइट? तो बैंक्स जो है वो परमिटेड है कि वो रीडिस्काउंट कर सकते हैं बिल्स को, राइट? वो रीडिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए, नॉट फॉर अदर थिंग्स। And a bridge loan infrastructure covered by temporary funding gap while it awaits the raising of long-term funds from a public deposit scheme. देखो, बैंक्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है कि ब्रिज लोन नहीं दे सकते, या इंटरिम फाइनेंस जो है वो आप एनबीएफसी को नहीं दे सकते। दैट इज आल्सो नॉट अलाउड। इंटरिम लोन्स आर आल्सो नॉट अलाउड। सो इफ यू गिव ए आइडिया कि कौन कौन सी चीजें अलाउड हैं, तो बिल्स डिस्काउंटिंग के लिए अलाउड है क्या? बिल डिस्काउंटिंग, या फिर इफ वी टॉक अबाउट रीडिस्काउंटिंग, ये अलाउड है फॉर जेन्युइन ट्रांजैक्शन। अगर ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन होंगी तो अलाउड है। इसके अलावा ऑन लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर, अगर आप ऑन लेंडिंग पर्पज के लिए पैसा देना चाहते हो टू प्रायोरिटी सेक्टर, वो भी अलाउड है, राइट? अगर आपने बैंक लोन देना है फॉर ऑन लेंडिंग पर्पज, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए, व्हीकल फाइनेंस पर्पज के लिए, व्हीकल फाइनेंस हो गया, या लेट्स से इक्विपमेंट के लिए हो गया, या लेट्स से प्रोडक्टिव पर्पज हो गया, प्रोडक्टिव फाइनेंस हो गया, उसके लिए भी पैसा आप उधार पर आगे दे सकते हो, एनबीएफसी को दे सकते हो। एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, वो भी अलाउड है, दैट इज आल्सो अलाउड, बट नॉट गैप फंडिंग। गैप फंडिंग या इंटरिम फाइनेंस अलाउड नहीं है, राइट? एंड इसी तरह से आप एनबीएफसी एमएफआई को भी पैसा दे सकते हो ऑन लेंडिंग पर्पज के लिए, तो ये एक्टिविटीज अलाउड है।
दीज आर एक्टिविटीज विच आर अलाउड। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर था। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है ये 6 हमारे पास। इट सेज एग्रीकल्चर फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। अ बैंकिंग सिस्टम हैज रिसीव्ड टू सेपरेट लोन प्रपोजल। तो एक बैंकिंग सिस्टम है जिसको दो अलग अलग लोन प्रपोजल देखने को मिले हैं। प्रपोजल ए इज फॉर सेटिंग अप अ कोल्ड स्टोरेज चेन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस with project cost of rupees 120 crore. Proposal B is for establishing a agro processing unit with a project cost of rupees 110 crore. Based on the aggregate sanction limits per borrower from the banking system, how should these proposal be treated? तो इस इन proposals को किस तरह से treat करोगे, right? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों ही प्रपोजल, यहाँ पर प्रपोजल ए प्रपोजल बी जो है दोनों ही एलिजिबल हैं बिकॉज ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड है। सी, अब दोनों जो है वो अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड है। एक जो चीज है यहाँ पर जो आप कोल्ड स्टोरेज के लिए दे रहे हो वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एंसिलरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, राइट? एंड फर्दर उनके ऊपर सिमिलर एग्रीगेट लिमिट लगाई जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं अंडर द, ठीक है, फॉल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड जो दूसरा है जहां पर एग्रो प्रोसेसिंग कर रहे हो वो एंसिलरी आपका सर्विसेज से रिलेटेड है, एंसिलरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये इनके ऊपर लिमिट्स भी अलग अलग लगेंगे। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज the proposal A is eligible as it falls under the agriculture infrastructure but the proposal B is ineligible as it exceeds the ancillary activities limit। देखो जो लिमिट है एग्रो प्रोसेसिंग की वो बेसिकली कितनी है, व्हाट इज द लिमिट फॉर एग्रो प्रोसेसिंग पार्ट, राइट? पहली चीज तो यही है। तो जो लिमिट है जो बेसिकली एलिजिबल रहेगी फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर्पसेस फॉर द केस वन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग जो है वहां पर जो लिमिट है दैट इज 100 करोड़ रुपीज, राइट? दैट इज 100 करोड़ रुपीज। तो 100 करोड़ तक का अलाउड है उसमें। इफ वी लुक एट द केस वन, तो केस वन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लिमिट मैक्सिमम एलिजिबल है वो 100 करोड़ रुपीज तक की है। तो बैंक क्रेडिट जो सिंगल बोरो को दिया जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट, वहां पर दैट कैन गो अप टू रुपीज 100 करोड़। एंड आरबीआई की डेफिनेशन अगर हम एग्रो प्रोसेसिंग की बात करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्रो प्रोसेसिंग, तो इन केस ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग केस टू जो है वो आपका एंसिलरी एक्टिविटी से रिलेटेड है। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एंसिलरी एक्टिविटी एंड इसे हम फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग में शामिल करेंगे, एंसिलरी एक्टिविटी में शामिल करेंगे। और यहाँ पर जो लिमिट है वो बेसिकली 100 करोड़ रुपीज तक की है, वो भी 100 करोड़ रुपीज तक की है, राइट? तो प्रपोजल ए जो है वो एक्सीड कर रहा है, तो वहां पर सीलिंग कितनी है, 100 करोड़ तक की है। सिर्फ 100 करोड़ जो है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप क्लासीफाई कर सकते हो एंड 20 करोड़ जो रहेगा वो पीएसएल से बाहर रहेगा। अगर प्रपोजल बी की बात करें तो यहाँ पर ये भी 100 करोड़ की सीलिंग से बाहर जा रहा है। 100 करोड़ को क्लासीफाई करोगे पीएसएल में, 10 करोड़ आपका पीएसएल से बाहर रहेगा, right? So proposal A is eligible to fall under the agriculture infrastructure, but the proposal B is ineligible as it exceeds. No, that's not the case. Both proposal A and B are ineligible as they both exceed the 100 crore aggregate limit applicable to their respective categories. तो कौन सा आंसर है सही रहेगा? Option C will be the correct answer. Yes. Option C will be the correct answer because जो लोन है for the building the storage facility like cold storage जो है वो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है जिसका एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट 100 करोड़ रुपीज का रहेगा, पर बोरर के हिसाब से रहेगा। एंड अगर मैं फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग की बात करें तो ये एंसिलरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो जहां पर एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट जो है वो 100 करोड़ रुपीज पर बोरर के हिसाब से है। अब दोनों प्रपोजल एक्सीड करती हैं तो दोनों ही एलिजिबल हो जाएंगी, इन एलिजिबल हो जाएंगी। So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Now let's move toward the question number 7. An NBFC MFI is evaluating a loan application from a potential borrower. तो NBFC MFI जो है वो एक लोन एप्लीकेशन को क्या कर रही है, इवेल्युएट कर रही है फ्रॉम अ पोटेंशियल बोरोअर विच इज मिसेस अनुष्का शर्मा हु लिव्स इन अ सेमी अर्बन एरिया। ठीक है, एंड हर एनुअल हाउस होल्ड इनकम इज 1,80,000 and this is the first time loan from the MFI. Which of the following loan proposals would be classified under a qualifying asset for the NBFC MFI? तो qualifying asset की definition क्या है for the NBFC MFI that we need to tell?
देखो, अगर हमने एनबीएफसी का एमएफआई क्वालिटी क्राइटेरिया अपनाना है, जो कि 2025 में अपडेट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले होती है इनकम एलिजिबिलिटी। फर्स्ट थिंग जो होती है, दैट्स रिलेटेड टू द इनकम एलिजिबिलिटी, राइट? तो इनकम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि रूरल और सेमी अर्बन के केस में जो इनकम एलिजिबिलिटी का मैक्सिमम कैप है, रूरल और सेमी अर्बन के केस में, राइट, दिस कैप इज एक्चुअली अप टू 3 लाख पर एनम। ये 3 लाख रुपए का कैप है, 3 लाख पर एनम का कैप है, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द लोन साइज। दैट इज लोन साइज कह लो, टिकट साइज कह लो, उसके अकॉर्डिंग है। अब इस पर्सन ने कितना लोन मांगा है, इस पर्सन ने फर्स्ट लोन जो सीलिंग है, वो यहाँ पर कितना लोन मांगा गया, इनको लोन चाहिए बेसिकली। अमाउंट यहाँ पर मेंशन्ड है? नो, अमाउंट इज नॉट मेंशन्ड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट साइकिल लोन जो रहता है उसकी लिमिट रहती है 75,000। फर्स्ट साइकिल लोन जो रहता है, दैट्स अप टू ₹75,000। एंड सब्सिक्वेंट साइकिल्स के लिए कितना दे सकते हो, 1,25,000 दे सकते हो। जो सब्सिक्वेंट साइकिल्स होंगे, यानी कि आगे आगे जो आप लोन दोगे, वो 1,25,000 का दे सकते हो, ₹1,25,000 का दे सकते हो। अब क्योंकि ये उनका फर्स्ट लोन है, तो सीलिंग क्या रहेगी, 75,000 की रहेगी। द सीलिंग विल बी ऑफ 75,000। एंड एंड रिस्ट्रिक्शन होती है कि लोन जो है वो इनकम जनरेटिंग पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करना है, एग्रीकल्चर के लिए, अलाइड एक्टिविटीज के लिए, कंजम्पशन के लिए वही रहेगा। सो अगर कोई लोन दिया जाता है 75,000 रुपीज का इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, राइट, तो वो क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा फॉर द एनबीएफसी एम। ठीक है। कोई भी प्रपोजल अगर 75,000 से ज्यादा है कंजम्पशन या पर्सनल यूज के पर्पज के लिए, वो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं। A loan of rupees 80,000 is eligible? No. A loan of 70,000 is eligible for her child's education repayable over 18 months. तो क्या ये एलिजिबल रहेगा? No. Why ऑप्शन बी इज नॉट एलिजिबल? क्योंकि अमाउंट एंड कोलेटरल तो ठीक है, लेकिन जो लोन का अमाउंट है यहाँ पर बेसिकली वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। हेयर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन बी, तो अमाउंट एंड कोलेटरल की बात करें वो तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड की जो लोन का टेन्योर है, वो लोन का अमाउंट है वो 30,000 से ज्यादा है। और जहां कहीं लोन का अमाउंट 30,000 से ज्यादा हो, वहां पर टेन्योर 24 महीने से कम नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी लेसर देन 24 मंथ्स। तो ये भी यहाँ पर इनएलिजिबल हो गया। ऑप्शन सी, अ लोन ऑफ ₹50,000 फॉर इनकम जनरेशन रीपेबल ओवर 24 मंथ्स सिक्योर्ड बाय अ स्मॉल लैंड पार्सल। सी, क्वालिफाइंग एसेट जो होता है दैट मस्ट बी एक्सटेंडेड विदाउट एनी कोलेटरल। तो अगर कोलेटरल है तो वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा। दैट इज नॉट द केस। ऑप्शन डी, अ लोन ऑफ ₹75,000 फॉर इनकम जनरेशन रीपेबल ओवर 30 मंथ्स विदाउट कोलेटरल, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज एक्चुअली एलिजिबल फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A commercial bank is analyzing its priority sector lending portfolio to ensure compliance with sub targets. The bank has extended loans to various farmers. Which of the following farmers would be classified, would be correctly classified as a small farmer as per the defined land holding criteria? ठीक है, तो कौन सा फार्मर जो है उनको क्लासिफाई करेक्टली किया गया है एज पर द लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, दैट वी नीड टू आंसर। ठीक है जी। तो आरबीआई की अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की हम डेफिनेशन को गो थ्रू करें, तो स्मॉल फार्मर बेसिकली वो होता है जिनके पास जो लैंड होल्डिंग है दैट इज बेसिकली मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर, यानी कि 2.5 एकड़ से ज्यादा है और 5 एकड़ तक की लैंड होल्डिंग है, तो उसको स्मॉल फार्मर कहते हैं। एंड मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग है अप टू 1 हेक्टेयर, यानी कि 2.5 एकड़ तक की अगर आपके पास लैंड होल्डिंग है तो आप मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में हो। एंड इसके अलावा यू आर हैविंग द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, टेनेंट फार्मर्स होते हैं, शेयर क्रॉपर्स होते हैं, ठीक है, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किए गए हैं, लेकिन वो स्मॉल फार्मर कैटेगरी में शामिल नहीं होते। अब इस केस में अगर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह जी जो हैं, उनकी लैंड होल्डिंग जो है वो 0.9 हेक्टेयर की है, तो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू बी द, ही इज नॉट व्हाट, ही इज नॉट अ स्मॉल फार्मर, वो तो मार्जिनल फार्मर है। द पर्सन इज अ मार्जिनल फार्मर। ठीक है, ये तो मार्जिनल है। एंड रविंद्र जडेजा हु ओन्स 1.5 हेक्टेयर ऑफ द लैंड, तो ये एक से ज्यादा है, दो से कम है, दो तक की है, तो ये स्मॉल फार्मर है, राइट। श्रेयस अय्यर जो है
इनकी 2.5 एकड़ है, यानी कि 5 एकड़ से भी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर ना तो मार्जिनल फार्मर है और ना ही ये स्मॉल फार्मर है। ये मार्जिनल फार्मर भी नहीं है, स्मॉल फार्मर नहीं है, दे विल बी क्लासिफाइड अदर फार्मर, ठीक है? हार्दिक पांड्या हू इज़ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, तो ये पीएसएल में तो एलिजिबल है, लेकिन ये डेफिनिशन में नहीं आते, राइट? कि स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, तो आंसर करेगा, आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी, राइट? चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9। Next question, it says NBFC MFI is calculating its required loan loss provisions. It has an outstanding, तो इनका जो है एक आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो है 50 करोड़ रुपए का. Its analysis reveals that aggregate loan installments overdue for more than 90 days but less than 180 days amount to rupees 40 lakh, and the installments overdue for 180 days or more amount to rupees 15 lakh. What is the minimum provision the NBFC MFI must maintain? तो मिनिमम प्रोविजन एनबीएफसी एमएफआई को क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, डेट वी नीड टू आंसर. ठीक है जी. तो इन्होंने बताया कि स्पेसिफिक जो इनका लोन पोर्टफोलियो है वो कितना है, डेट इज 50 करोड़. ये इनका टोटल लोन पोर्टफोलियो है एंड इसमें से 40 लाख जो अमाउंट है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू 90 डे ओवर ड्यू एंड अबव 9 जो 180 डेज है, ठीक है, 180 डेज और मोर का जो इनका ओवर ड्यू है दैट इज 15 लाख. दिस इज अ क्राइटेरिया, दिस इज अ थिंग बीइंग टोल्ड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोविजन. अब लोन पोर्टफोलियो जो कि 90 डेज से ज्यादा है और 180 डेज से कम है उसको हम क्या कहेंगे, विल बी टेलिंग दीज पर्टिकुलर एसेट टू बी सब स्टैंडर्ड एसेट्स. दीज आर योर सब स्टैंडर्ड एसेट्स, राइट? एंड जो लोन आपके ओवरड्यू है 180 डेज या उससे ज्यादा के, उनको हम क्या क्लासीफाई करेंगे, विल बी क्लासीफाइंग देम एज अ डाउटफुल एसेट. उनको डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डालेंगे, राइट? एंड इफ वी लुक एट द प्रोविजनिंग नॉर्म, तो सबस्टैंडर्ड एसेट्स जो होते हैं उनके ऊपर प्रोविजन कितना कैलकुलेट होगा, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी कैलकुलेटेड. जो 90 टू 180 डेज है वहां पर आपको 50% का प्रोविजन मेंटेन करना होता है. सो हेयर 50% प्रोविजन इज टू बी मेंटेन. सो इफ आई एम राइटिंग द प्रोविजन ओवर हेयर, तो उसके केस में 50% प्रोविजन आपको मेंटेन करना पड़ेगा. तो 50% ऑफ 40 लाख कितना हुआ, दैट इज बेसिकली 20 लाख. तो ये प्रोविजन का अमाउंट है जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया ब्लू इंक से, राइट? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाउटफुल एसेट्स जो 180 डे से ज्यादा है, उसके केस में वी आर टू मेंटेन 100% ऑफ द प्रोविजन, राइट? सो 100% ऑफ 15 लाख इज बेसिकली 15 लाख. तो टोटल प्रोविजन जो मेंटेन करना पड़ा वो कितना मेंटेन करना पड़ा, दैट इज 35 लाख प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड. दैट इज 35 लाख ऑफ द प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड, राइट? ये चीज होगी, पहली चीज है, ये चीज क्लियर होगी है. तो एनबीएफसी ने क्या किया, 50% ऑफ जो आपके पास अमाउंट था वो आपने कवर अप कर लिया एंड फर्दर प्लस 100% इंस्टॉलमेंट्स जो ओवर ड्यू थी 180 डेज प्लस से उसको आपने कवर अप कर लिया, दैट मेक्स आउट टू बी 35 लाख. एनबीएफसी एमएफआई को होल्ड करना पड़ेगा हायर ऑफ द टू अमाउंट्स जो ड्यू है, हायर ऑफ द टू अमाउंट्स विच इज पर्टिकुलरली ड्यू ओवर हियर, उसके हिसाब से वी आर टू कैलकुलेट द प्रोविजनिंग. सो हेयर वी आर टू कैलकुलेट द प्रोविजन अकॉर्डिंगली, राइट? तो यहां तक का कैलकुलेशन पार्ट तो आपको क्लियर हो चुका है. बट आरबीआई कहता है कि आपको हायर ऑफ द टू पॉइंट्स कवर करना पड़ेगा. यानी कि या तो आप निकालोगे टोटल, जो टोटल पोर्टफोलियो था उसका टोटल प्रोविजन निकालोगे. टोटल प्रोविजन कितना बनता है, सो 50 करोड़ टोटल है. 50 करोड़ इंटू 1% आप कैलकुलेट करोगे, वो बन गया 50 लाख रुपीस. एक तो बन गया आपके पास ये और दूसरा बन गया आपके पास 35 लाख. जो भी इन दोनों में से हायर होगा दैट इज अ प्रोविजन दैट वी नीड टू मेंटेन. वो प्रोविजन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर हायर कौन सा है, 50 लाख वाला है, तो प्रोविजन 50 लाख की मेंटेन करनी पड़ेगी. आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया यहाँ पर पॉइंट? ठीक है जी. तो अगर तो 90 डेज से 180 डेज का है, सबस्टैंडर्ड है, 50% प्रोविजन है. 180 डेज या उससे ज्यादा है तो उसके केस में आपके पास 100% प्रोविजन होती है. दोनों को ऐड कर दिया एंड फिर हमने टोटल पोर्टफोलियो का 1% देखा, जो उसमें से हायर होगा उतना प्रोविजन हमें मेंटेन करना पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. It says the Commission for Agriculture Costs and Prices (CACP) is recommending the minimum support price for a particular crop. तो CACP ने क्या किया है, रिकमेंड किया है बेसिकली आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए. Which of the following factors would be considered a primary and direct input into decision making process
एज पर द इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस। तो इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन से फैक्टर्स जो है उनको प्राइमरी एंड डायरेक्ट इनपुट कंसीडर किया जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए। सी, जो प्राइमरी इनपुट कंसीडर की जाती है ना, सबसे पहले जो इनपुट रहती है प्राइमरी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं सीओपी। दिस इज सीओपी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा एक प्राइमरी इनपुट है जिसको कंसीडर किया जाता है। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल इनपुट रहती है, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है, लाइक ए टू प्लस एफ एल एंड सी टू, अलग अलग लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल्स है? ए टू ए टू प्लस एफ एल एंड सी टू, राइट। अब ए टू क्या है? जो पेड आउट आपकी कॉस्ट है, पेड आउट कॉस्ट, जैसे सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इरिगेशन के लिए पे किया। एंड ए टू प्लस एफ एल होता है लाइक जो आपके इम्प्यूटेड वैल्यू होती है फैमिली लेबर की, राइट, जो आपने शामिल करी है वो वैल्यू होगी। एंड सी टू होता है बेसिकली आपके पास कि जो रेंटल वैल्यू है अपनी खुद की लैंड की, या इंटरेस्ट है अपने खुद की कैपिटल एसेट्स के ऊपर, वो शामिल होता है। ठीक है, तो सी टू इज बेसिकली इंटरेस्ट, कॉस्ट एक्सेट्रा, ये शामिल होता है। एफ एल का जो पर्टिकुलर मतलब होता है दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, जो इम्प्यूटेड वैल्यू है फैमिली लेबर की, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, ये चीजें शामिल होती हैं। और ए टू में आपके पास जो डायरेक्ट कॉस्ट अपने पे करिए वो हो जाती है, पेड आउट कॉस्ट हो जाती है। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज द यील्ड ऑन क्रॉप, यील्ड ऑन क्रॉप, दैट इज अ सेकंड फैक्टर हियर, राइट। जो एवरेज प्रोडक्टिविटी एस्टिमेट है, ट्रेंड है यील्ड ग्रोथ के, उसके रिलेटेड होता है। देन इट्स रिलेटेड टू द प्राइजेस ऑफ इनपुट, प्राइजेस ऑफ इनपुट, ये भी आपके पास एक फैक्टर है। आप फर्टिलाइजर्स का, पावर का, लेबर का, इरिगेशन कॉस्ट, पेस्टिसाइड, मशीनरी, इनकी इनपुट कॉस्ट क्या है उसके बारे में। फर्दर डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। फिर फिफ्थ पॉइंट जो है दैट्स अ इंटर क्रॉप पैरिटी, इंटर क्रॉप पैरिटी, ये भी आपके पास एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट है, क्योंकि डिस्टॉर्शन तो नहीं लेके आनी ना आपने कि रीजनेबल बैलेंस बना के रखना सभी क्रॉस के क्रॉस, तो आपको इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये नहीं ना एक कॉस्ट को, एक क्रॉप की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दो या कम कर दो। एंड फर्दर इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन क्या पड़ेगा? एमएसपी बेसिकली इंपैक्ट करता है कंज्यूमर्स को, एमएसपी जो है वो कंज्यूमर्स को भी इंपैक्ट करता है, जो इसके कंज्यूमर्स हैं। ये नहीं 10,000 रुपए किलो करते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, दिस इज अ सिक्स फैक्टर, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, या फिर आप कह लो कि इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एंड सेवंथ क्या है? दैट्स रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर के बीच में, सो एज टू इंश्योर कि जो आपके फार्मर्स की इनकम है वो डिसएडवांटेज नहीं है कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स, ठीक है। दैट्स बेसिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड। उसमें क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं कि ये ना लगे ना कि एग्रीकल्चर में क्यों जाना, कहीं और ही जाओ, करना ही क्यों है। तो पहला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है यील्ड ऑफ द क्रॉप, तीसरा है प्राइजेस ऑन फॉर इनपुट, राइट। थर्ड फोर्थ जो है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, इंटर क्रॉप पैरिटी, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन, एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट। ये आपके पास सेवन फैक्टर्स, दीज आर द सेवन फैक्टर्स। नाउ ऑप्शंस को देखते हैं। द प्रिवेलिंग रेट ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सबसे ज्यादा क्रिटिकल मेथड क्या है? सी, जो इम्प्लीकेशंस है एमएसपी की वो कंज्यूमर्स के ऊपर कंसीडर की जाती हैं, लेकिन जो डायरेक्ट सी पे इन्फ्लेशन होती है वो हम ये नहीं कह सकते कि एमएसपी को फिक्स करने में एज अ बिल्कुल प्राइमरी फैक्टर है, राइट। वो एज सच डायरेक्ट फैक्टर नहीं होता, इनडायरेक्ट फैक्टर होता है। सो दिस इज बेसिकली नॉट द पार्ट। इफ वी से इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी एंड द terms of trade between agriculture and non agriculture sector, absolutely this is a very major factor। है तो ये भी फैक्टर है, लेकिन ये डायरेक्ट फैक्टर नहीं, दिस इज इनडायरेक्ट फैक्टर वी कैन से। फर्दर लॉबिंग एफर्ट्स एंड डिमांड फ्रॉम लार्ज एग्री बिजनेस कॉर्पोरेशंस। अब लॉबिंग फैक्टर जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर होता है। लॉबिंग एफर्ट्स कॉर्पोरेशन से सिर्फ मैटर नहीं करते, पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर होता है कि सप्लाई डिमांड कैसे चल रहा है। फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट द पार्ट। तो ये तीनों तो नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, राइट। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसी तरह के अगर और क्वेश्चन चाहिए तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।